बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आपको पता है 9th क्लास के जनरल साइंस की सीरीज हमारी स्टार्ट हैं। यूनिट नंबर 3 हमारा चल रहा है। फर्स्ट 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी से आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का हमने आज करना है पेज नंबर, आप चेक कर लें, पेज नंबर 36 पे है, फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार। यहाँ से हमने करना है, पीछे से ये चैप्टर हमारा हो चुका है। आप जरिए तरीन चैनल पर, जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर जाएं तो आपको पीछे से सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इनकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है ताकि आपको मुश्किल ना हो और सारी वीडियोस एक जगह से मिल जाएं। प्लेलिस्ट में जाके यहाँ सर्च करके आप वो वीडियोस ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जल्दी से देखते हैं फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार। जड़ी बूटियाँ तलफ करने की सलाहियत। तलफ करना मतलब उनको ख़त्म करना। हर्बिसाइड ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो कि फसलों में गैर ज़रूरी पौधे मतलब जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हर्बिसाइड्स क्या हैं? अब ये एक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसको फसलों के अंदर गैर ज़रूरी जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं जो चाहिए नहीं होती, उनको ख़त्म करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। बाद का ये हर्बिसाइड जड़ी बूटियों के साथ साथ अक्सर फसलों को भी तबाह कर देते हैं। बाद दफ़ा क्या होता है, जब हम ये ज़्यादा डल जाती है या कोई साथ ही तो फसल होती है तो फसल भी तबाह हो जाती है। मतलब कम ताकतवर साइनामाइड का इस्तेमाल न सिर्फ जड़ी बूटियों को मार देता है बल्कि तंबाकू के पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू के पौधे में ऐसे जीन मुंतकिल किए जाते हैं जिनसे पौधा हर्बिसाइड्स के खिलाफ न सिर्फ मुदाफ़त पैदा करता है बल्कि ये पौधे की नशमा के लिए बहुत मुफीद भी साबित होते हैं। क्या होता है, इनसे तंबाकू के जो पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते थे, इसलिए इस तरह की जीन साइंसदानों ने तारीफ़ कराई जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इनको हर्बिसाइड्स को ख़त्म करते हैं और पौधों की नशमा भी उससे बेहतर होती है। आगे है पेस्ट के खिलाफ मुदाफ़त। बीटी जीन कीड़े मकोड़ों पेस्ट छोटे जानवरों के खिलाफ पौधों में मुदाफ़त पैदा करता है, इसलिए कपास के पौधों में ये जीन मुंतकिल किया गया है। इस जीन के मुंतकिल से कपास के पौधे कीड़ों के हमलों से महफूज रहते हैं। अच्छा, ये बीटी जीन क्या है? ये एक जीन का नेम है। इसको कपास को बेहतर करने के लिए, कपास के पौधों को कि उनको कीड़े वगैरह ना खाएं, उनके लिए ये जीन बनाई गई है। इसके अंदर दाखिल कर दी जाती है जिससे उन कीड़े वगैरह जो हैं वो कपास की फसल को नहीं खाते। अगर इस जीन के अंदर से कपास के पौधे कीड़ों के हमले से महफूज रहते हैं। साल 2002 से 2003 के सूबा सिंध में एफिड के हमले से गंदम की फसल बुरी तरह तबाह हो गई, जिसके कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा मकदार में कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सरमाया ज़ाया हुआ। इसके मौसम कंट्रोल के लिए गंदम की ऐसी किस्मों का इंतखाब किया गया जो कि एफ्रिका के खिलाफ मुदाफ़त पेश करती हैं। इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस मसले पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। आगे क्या है, फसल की पैदावार में इजाफा। पौधों की नई इकसाम की तैयारी के लिए मुरवजा के मुताबिक ज़्यादा पैदावार इकसाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा दरकार होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस असर को खातिर ख्वाह हद तक कम करके नहायत क्लियर रास्ते में ऐसी इकसाम तैयार की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं। पहले क्या होता था, कोई भी अच्छी फसल आपने अगर हासिल करनी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम हमें चाहिए होता था, लेकिन अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जब से आई है तो जो बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते थे वो कुछ अरसे में फसल जो है वो तैयार हो जाती है पक के। अच्छा जी, आगे है एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, एमसीक्यूज के लिए, हर चीज़ इसमें से आती है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इन पर नोट लिखें, और ये कौन सी हैं, कोई सी 2 पे नोट लिखें, कोई सी 3 पे नोट लिखें, वगैरह वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में बाद जो बैक्टीरिया को मार दें या इनकी नशमा रोक दें, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? बेसिकली ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बीमारियों को दूर करने के लिए या बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसकी एक हम आम सी एग्जांपल लेते हैं, किसी को बुखार होता है तो हम मेडिसन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मेडिसन जो होती हैं वो एंटीबायोटिक्स का काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं, जरासीम को, बुखार के जो जरासीम होते हैं उनको ख़त्म कर देती हैं और ठीक कर देती हैं इंसान को। तो जो मेडिसन होंगी वो एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे काम करती हैं। एंटीबायोटिक्स के लाखों इकसाम हैं जो ज़्यादातर ज़मीनी बैक्टीरिया फंजाई से हासिल होती हैं। बैक्टीरिया से पैदा वाले इंसानी बीमारी को कंट्रोल में इस्तेमाल भी होते हैं। एंटीबायोटिक्स वायरस को कोई इंसान नहीं बन जाते हैं। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन वगैरह एंटीबायोटिक्स की मिसालें हैं। अब आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या आप जानते हैं, इनके मिसालें दें तो आप ये
लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता है। पेंसिलिन, पेंसिलिन क्या होती है, एक फिंगर से हासिल की जाती है जिसका नाम पेंसिलियम है। लेकिन पेंसिलिन से ही आपको याद रह जाएगा पेंसिलियम, ये पेंसिलियम से हासिल होती है क्योंकि ये बैक्टीरिया के मजदूर इस्तेमाल का खिलाफ मुफ्त साबित होती है, इसलिए पेंसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। पेंसिलिन 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सर हार्ड फ्लोरे ने दरियाफ्त की। अतः ये किसने दरियाफ्त की थी और कब की थी, ये भी आपने याद नहीं है, ये एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं उसमें ये मतलब ये फुल आपने कर लेना है। पेंसिलिन का आ गया टॉपिक, तब भी इसके अंदर एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, हर तरह से ये टॉपिक आपने कवर कर लेना है। आगे है सेफलोस्पोन, ये फफूंदी जिनको मोल्ड कहा जाता है कि एक किस्म मैनलोस्पोडियम से हासिल की जाती है और 1948 में दरियाफ्त हुई। ये इन बैक्टीरिया के खिलाफ मुफीद है जो पेंसिलिन के खिलाफ मुदाफ़त पैदा कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब हुई, खिलाफ किसके खिलाफ मुदाफ़त करती है, हर चीज़, ठीक है। आगे है टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फुल टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया बनाते हैं जो बैक्टीरिया बहुत एग्जाम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, इसलिए इन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से क्या मुराद है उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। आगे है रेथ्रोमाइसिन्स, ये एंटीबायोटिक्स भी ऐसे बैक्टीरिया के खिलाफ कारआमद है जिनमें पेंसिलिन के खिलाफ मुदाफ़त होती है। एंटीबायोटिक्स दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। पेंसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की साजिश को रोक देती है, जिसकी वजह से एंजाइम का मुदाफ़ती सिस्टम तबाह हो जाता है। क्या था, सेल वॉल जो होगी उसकी बनाने की सलाहियत को ही वो रोक देता है, इसलिए क्या होता है हमारा जो निज़ाम होता है इंसान का वो सारा तबाह हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया प्रोटीन बनाने की सलाहियत को तबाह कर दिया। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, वो प्रोटीन को तबाह करेगी। इस तरह से बैक्टीरिया नहीं हो सकते, उनकी ज़ाइश रुक जाती है। ज़ाइश कहते हैं उनकी आगे से आगे जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और तकसीम नहीं होते आगे। आगे हैं वैक्सीन। वैक्सीन पैथोजेनिक माइक्रोस्कोप की ऐसी तब्दील शुदा किस्म होती है जो कि बेज़रर है, इंसान को मुताबिक सिस्टम को मुतहर्रिक करती है, हरकत में रखती है, अच्छी रखती है उसकी सेहत को। वैक्सीन की इस्तेलाह लातीनी लफ्ज़ से ख़त की गई है, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। इसको याद रखना है कौन सा वैक्सीन, जिसका मतलब गाय है, इसका मतलब याद रखिएगा, एमसीक्यू से पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे जानते ही नहीं हैं कि इसका मतलब गाय है। चीचक के खिलाफ जो पहली वैक्सीन तैयार की वो काउपॉक्स वायरस परमिशन थी। 17वीं सदी के आखिर में एशिया में एक इंग्लिश माहिर थे एडवर्ड जेनर ने अपने म्यूजियम में शायद किया वो लोग जो काउपॉक्स की बीमारी में मुबतला है, इनमें चीचक की बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो गई। 1789 में जीन्स ने जरिए काम करने वाले लड़कों को ऐसी सुइयाँ चुभुईं जो कि ऐसे दूध देने वाले लड़कियों के जख्मों से ली गई थी जो कि काउ पॉक्स बीमारी में मुब्तला थी। इसके बाद जब इन लड़कों पर स्मॉल पॉक्स का हमला हुआ तो उन्होंने इस मर्ज के खिलाफ मुदाफ़त पेश की। वैक्सीनेशन जिस्म का मुदाफ़ती सिस्टम को मुतहर्रिक कर देती है। अच्छा, ये वैक्सीन का टॉपिक था और पीछे वाला था एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट में भी बार बार इसके क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बोर्ड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, तो चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं ये भी बात याद रखें। तो इसको आपने मश्क करना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। आज का जो लेक्चर था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें यही था, इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। और आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक की था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलें वीडियोज़ को। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।